हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये वाली मानवा एकदम बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खतरनाक ये शब्द बोलना एकदम गलत होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड होने वाली है। एंड सच बात बोलूं तो ये वाली मानवा को मैंने पहले नहीं पढ़ा, तो चलो पढ़ते पढ़ते एक्सप्लेन करते हैं। एंड से बोल रहा हूँ, मैं जिस तरीके से मानवा पढ़ता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ, मैं अगर फेस कैम करता ना तो आप लोगों को जरूर से हंसी आती। रुको रुको, एक और बात बोलना था। डिस्क्रिप्शन में देखो इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड की भी लिंक दी हुई है। इंस्टाग्राम में फॉलो करो या ना करो, लेकिन डिस्कॉर्ड सर्वर में जरूर से एक बार ज्वाइन होना। मैं हर रोज रात के 9 बजे से 10 बजे तक डिस्कॉर्ड सर्वर पर ऑनलाइन रहता हूँ, तो यार जरूर से एक बार डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर लेना। तो चलो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। नैरेटर अभी हम लोग को बताने लगता है कि 100 साल पहले ये जो धरती है यहाँ पे डाउन नाम का एक गेम आया था, और उसी टाइम पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स, बहुत सारे बॉसेस, इवन इविल स्क्वाड भी धरती के लिए थ्रेट बन गए। और ऐसी हालत में अगर किसी को सर्वाइव करना है तो उसे अवेकन होना पड़ता था, और इसके साथ ही एक प्रोफेशनल बनना पड़ता था। और एक प्रोफेशनल बनने के लिए डाउन का जो गेम है उसके अंदर, मतलब वो गेम वाले दुनिया के अंदर जाके उसे मॉन्स्टरों के साथ लड़ाई करनी होती थी, और इसके साथ ही उसे बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क भी करना होता था। और ये सभी चीजें उसे तब तक करना होता था जब तक कि ना वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन बन जाए। नैरेटर की इन सभी बातों के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक अवेकनिंग सेरेमनी को दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर अभी चिल्लाते हुए सभी से बोलने लगता है कि साउली सक्सेसफुली अवेकनिंग हो चुकी है और उसका प्रोफेशन फॉर्ज मास्टर होती है। अभी टीचर के मुंह से साउली के प्रोफेशन को सुनने के बाद पीछे की ओर जो डाल बॉय थे वे सभी हंसने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि एक फॉर्ज मास्टर के रूप में अवेकनिंग होना सच में ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और तो उसे अर्ली स्टेज में अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी मटेरियल खरीदना पड़ेगा वो सभी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। टीचर अभी इन सभी को चुप होने के लिए बोलता है, और इसके साथ ही अनाउंस करता है कि अभी जो नेक्स्ट स्टूडेंट आने वाला है उसका नाम है वांग। देखते ही देखते वांग भी अवेकन हो जाता है, और उसे जो प्रोफेशन मिलता है वो होता है पैलाडिन। और इस पैलाडिन प्रोफेशन को पाने के बाद वांग भी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। पीछे से वांग के साथ ही चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, लेकिन वांग अभी उन सभी के बातों को पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है। वांग तो अभी यहाँ पे खड़े खड़े अपने बालों को कंघे से ठीक करने लगते हैं, लेकिन वांग को ये करते हुए देखने के बाद टीचर गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए वांग से बोलने लगता है कि जब तुम्हारा हो चुका है तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, दूसरों की टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। वांग को यहाँ से भागाने के साथ ही अभी टीचर लिस्ट को देखते हुए बोलने लगता है कि तो अभी जो नेक्स्ट स्टूडेंट आने वाला है वो है झाओ ई, और यही लौंडा हमारी एमसी होता है, तो इसे मैं झाओ नाम से बुलाऊंगा। और यहाँ पे झाओ के नाम को सुनने के बाद और झाओ को अवेकनिंग स्पॉट पे जाते हुए देखने के बाद जितने भी लड़की है सभी लड़की ही आपस में ही फुसफुसाने लगती है। मतलब हम लोगों के झाओ लड़कियों के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। अभी देखते ही देखते जैसे ही झाओ स्टोन के पास जाके स्टोन को टच करता है तो झाओ के आसपास अभी हम लोग को ब्लैक कलर के एनर्जी को दिखाया जाता है। टीचर अभी चिल्लाते हुए बोलता है कि तो झाओ को जो प्रोफेशन मिला है वो है एक थीप, मतलब झाओ यहाँ पे प्रोफेशन से एक चोर बन जाता है। एंड झाओ भी लाइक झाओ मेरा नाम, चोरी करना मेरा काम। तो अभी झाओ को ये वाली प्रोफेशन अवेकनिंग करते हुए देखने के बाद आसपास के जितने भी लोग हैं वह सभी आपस में ही बोलने लगते हैं कि एक थीप ये तो एक बहुत ही ज्यादा रेयर प्रोफेशन है। और तो झाओ के पास तो बहुत सारे स्किल भी होंगे, जैसे इनविजिबल होना, किसी भी आइटम को ले पाना, और तो एक ही सिंगल अटैक में बहुत ही ज्यादा डैमेज देना। सच में मैं झाओ से बहुत ही ज्यादा जेलस हूँ। अभी तो झाओ भी अपना जो थीप वाला प्रोफेशन है उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके सामने एक स्टेटस विंडो को भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इस समय भीड़ों के अंदर से डाल बॉय के गैंग से एक जन बोलने लगते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि उसे एक रेयर प्रोफेशन मिली है, लेकिन वो इस थीप वाली प्रोफेशन का जो वेपन है उसे तो कभी अच्छी तरीके से यूज ही नहीं कर पाएगा। तो साइड में से उसका ही एक साथी चिल्लाते हुए ये बोलने लगते हैं कि मैंने सुना है कि झाओ लंबे टाइम से अपने दोनों हाथों से ही शॉट को प्रैक्टिस करते हुए आए हैं, क्योंकि झाओ को हमेशा से एक वॉरियर बनना था, लेकिन अभी देखो उसे एक थीप प्रोफेशन मिली है। और इन सभी बातों के साथ ही अभी वे तीनों मिलके झाओ को इंसल्ट करने लगते हैं, लेकिन झाओ अभी उन तीनों के बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता। झाओ तो बस अभी अपने स्टेटस विंडो को ही देखने लगता है। झाओ अभी अपने मन में ही बोलता है कि जब कोई अपने प्रोफेशन को अवेकनिंग करता है तो उसके साथ उससे एक यूनिक स्किल भी मिलती है, लेकिन झाओ के साथ यहाँ पे उल्टा होता है। झाओ को 2 स्किल मिलती है, जिनमें से एक होता है डेथ आई, और इसके माध्यम से झाओ ओपोनेंट के वीकनेस को देख सकता है, और इसका कूल डाउन 25 सेकंड है, मतलब एक बार यूज करने के बाद दोबारा से 25 सेकंड के बाद ही यूज कर सकता है। और दूसरी जो स्किल मिली है वो होता है गॉड सैंड,
और ये कुछ अलग ही होता है। ये जो स्किल है इसके माध्यम से झाओ उसके ओपोनेंटों का आइटम, स्किल एंड एट्रीब्यूट चोरी कर सकते हैं एंड इसका भी एक लिमिटेशन है। किसी भी ओपोनेंट के ऊपर झाओ बस 2 बारी ये वाली स्किल को यूज कर पाएंगे और ये वाली जो स्किल है इसका कूलडाउन होता है 30 सेकेंड एंड इसका जो रेंज है वो होता है 2 मीटर। झाओ स्टेटस विंडो में ये वाली स्किल को देखने के बाद अपने मन में ही बोलने लगता है कि जितने भी ऑर्डिनरी थीप है वे सभी सिर्फ गोल्ड को ही चुरा सकते हैं, लेकिन ये वाली स्किल सबसे ज्यादा हटके है। अभी तो झाओ को 2 एक्टिव स्किल के साथ साथ एक पैसिव स्किल भी मिलती है जो कि होता है वेपन मास्टरी। और नाम से ही पता चल रहा है कि झाओ इस दुनिया के जितने भी वेपन है उन सभी को ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये जो पैसिव स्किल है इसे देखने के बाद झाओ अपने मन में ही बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे हिसाब से मैं 2 हैंडेड स्वॉर्ड को भी यूज कर सकता हूँ। वेपन मास्टरी अगर मैं ये वाली स्किल को साइड में करूँ तो ये जो स्किल है गॉड्स हैंड, मुझे नहीं लगता ये कोई साधारण चोर का स्किल हो सकती है। और क्या यही मेरा ट्रम्प कार्ड है? झाओ अभी खड़े खड़े अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय टीचर झाओ के पास आके झाओ से बोलने लगे कि झाओ तुम उन सभी के बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दो, तुम बस अपने प्रोफेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, उसे अच्छी तरीके से मास्टरी करो। टीचर की इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओ अभी टीचर से बोलने लगा कि सेंसे अब बिल्कुल भी चिंता मत करे, मुझे नहीं पता कैसे लेकिन मैंने एक बहुत ही ज्यादा रेयर प्रोफेशन को अवेकनिंग कर ली है और ज्यादातर लोग तो ऐसे प्रोफेशन पाना चाहते हैं लेकिन उन्हें मिलते नहीं। और इन सभी बातों को बोलने के साथ ही झाओ अभी यहाँ से जाने लगता है और अपने मन में ही बोलता है कि बिगिनर ट्रायल, चलो मैं दिखाता हूँ आखिरकार इसे कैसे पास करते हैं। झाओ के पीछे पीछे अभी वे तीनों डाल बॉय भी जाने लगते हैं, झाओ को चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन झाओ अभी रिप्ले में कुछ नहीं बोलता। वो मुस्कुराते हुए अभी सिर्फ यही बोलता है कि बस तुम लोग सही टाइम का वेट करो। सीन चेंज हो जाता है, रात हो जाती है। झाओ अभी उसके स्टेटस विंडो में उसका जो निकनेम है उसे सेट कर देता है जो कि होता है डेथ स्टार। स्टेटस विंडो में अभी नोटिफिकेशन पॉप अप होता है। झाओ को अभी एक प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट करने के लिए बताया जाता है। झाओ अभी अपने मन में ही सोचता है कि ज्यादातर चोर अपने प्रोफाइल पिक्चर में किसी एक मार्क्स को पहने हुए होते हैं, मतलब अपने चेहरे को छिपाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने ओरिजिनल फेस को ही यूज करूंगा। झाओ अभी अपने मन में इन सभी बातों को सोचने के साथ ही फिलहाल के लिए ये वाली ऑप्शन को स्किप कर देता है। लेकिन अभी झाओ के पास दोबारा से एक और ऑप्शन आता है जहाँ पे झाओ को उसके लिए किसी एक वेपन को सिलेक्ट करना होगा। तो झाओ बहुत सारे वेपनों को देखने के बावजूद वो सिर्फ 2 हैंडेड स्वॉर्ड मतलब एक हेवी स्वॉर्ड को चूज कर लेता है। तो अभी झाओ जैसे ही अपने लिए वेपन को सिलेक्ट करता है तो उसके पास दोबारा से नोटिफिकेशन पॉप अप होता है। झाओ को बताया जाता है कि उसे बिगिनिंग ट्रायल के लिए सेट किया जा रहा है और देखते ही देखते 5 4 3 2 1 करके काउंटडाउन होने लगती है। उसके सामने दोबारा से उसकी स्टेटस विंडो ओपन होती है जहाँ पे बताया जाता है कि उसका जो बिगिनिंग ट्रायल है वो चालू हो चुका है। देखते ही देखते झाओ अभी टेलीपोर्ट होके डाउन के दुनिया के अंदर आ जाता है और झाओ के बैक साइड में एक हेवी शॉट को भी दिखाया जाता है जिसका अपीयरेंस भी एक डेमोनिक शॉट जैसा ही होता है। झाओ डाउन की दुनिया में आने के बाद खुद के कपड़े को इस तरीके से चेंज होता हुआ देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। अभी तो झाओ के ऊपर एक नोटिफिकेशन भी दिखाया जाता है जहाँ पे ये बताया जाता है कि फास्ट वेव मॉन्स्टर आ रहे हैं। देखते ही देखते झाओ के आसपास की जमीन पूरी तरीके से हिलने लगती है। झाओ के आसपास जंगलों के अंदर अभी हम लोग को बहुत सारे गॉब्लिनों को भी दिखाया जाता है। एक गॉब्लिन जो कि झाओ के ऊपर अटैक करते हुए झाओ से बोलने लगता है कि डिलीशियस ह्यूमन, मुझे तेरे फ्रेश ब्लड एंड मांस को टेस्ट करने दे। झाओ भी अभी अपने पास से अपने शॉट को बाहर की ओर निकालने लगता है। एकदम सही टाइम पे चलो मैं भी देखता हूँ कि मेरा ट्रम्प कार्ड सही से काम कर रहा है या नहीं। झाओ एंड गॉब्लिन दोनों ही आमने सामने हो जाते हैं। झाओ अपने मन में सोचता है कि मुझे गॉब्लिन को अपने गाड़ी पाने देना होगा। अभी जैसे ही गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाता है और झाओ के ऊपर अपने स्टिक से अटैक भी कर देता है, वैसे ही झाओ अपनी गॉड्स हैंड स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। देखते ही देखते अभी दोबारा से झाओ के सामने उसकी स्टेटस विंडो पॉप अप होती है। दिखाया जाता है कि 1 एट्रीब्यूट पॉइंट स्किल नान वेपन ग्रेट स्टिक गॉब्लिन टीथ। झाओ भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। बेचारा गॉब्लिन के स्टिक को अपने हाथों में पकड़ के अपने मन में ही उदास होते हुए बोलने लगता है कि अरे भाई ये क्या सीन है, बस स्टिक ही आया, क्या मैं उसकी स्किल या फिर एट्रीब्यूट को नहीं ले पाया। अभी तो सामने की ओर बेचारा गॉब्लिन भी अपने हाथों से स्टिक को गायब होता हुआ देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और इसी के साथ ही छोटे गॉब्लिन के साइड में एक ह्यूज गॉब्लिन आ जाता है। लेकिन इसी समय झाओ के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे झाओ को ये बताया जाता है कि उसका जो गॉड हैंड एबिलिटी है उसके माध्यम से वो रैंडमली आइटम स्किल एंड एट्रीब्यूट को ले सकता है। मतलब झाओ जब भी किसी के ऊपर ये वाली स्किल यूज करेगा तब ओपोनेंट के आइटम स्किल या फिर एट्रीब्यूट इन तीनों में से कोई भी एक चीज
रैंडमली झाओ के पास आ जाएंगे। झाओ चाहकर भी अपनी मर्जी से इन तीनों में से किसी भी एक चीज को स्पेसिफिकली नहीं ले सकते। झाओ अभी ये वाली नोटिफिकेशन को देख के परेशान हो ही रहा था। इसी समय वही गॉब्लिन मतलब बड़ा वाला गॉब्लिन उसके हाथ में जो बड़ा सा स्टिक था उसके माध्यम से झाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और इस चीज को देखने के बाद अभी बेचारा झाओ भी पूरे तरीके से घबरा जाता है। लेकिन झाओ अभी बहुत ही मुश्किल के साथ उसके हाथ में जो दूसरे गॉब्लिन का स्टिक था उसके माध्यम से अटैक को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ब्लॉक करता है। अटैक को ब्लॉक करते हुए झाओ अभी अपने मन में ही बोलने लगता है कि साले गॉड हैंड एबिलिटी ये तो पूरी तरीके से लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो मैं दोबारा से अपने लक को ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं इस बार डेथ आइस को यूज करूंगा। ये सोचने के साथ ही अभी झाओ जैसे ही डेथ आई एबिलिटी को यूज करता है वैसे ही उसे गॉब्लिन के सिर के ऊपर एक मार्क दिखता है। झाओ अपने मन में ही बोलता है कि तो फाइनली मुझे ए वाली गॉब्लिन का वीक पॉइंट दिखाई दे रही है। पहले तो झाओ गॉब्लिन का जो अटैक है उसे डॉज करता है और इसके साथ ही अपने हाथ में जो स्टिक था उसके माध्यम से अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक गॉब्लिन के सिर के ऊपर करने के लिए रेडी हो जाता है। और जैसा कि झाओ के पास वेपन मास्टर स्किल थी इसकी वजह से उसका स्टिक चलाने का जो प्रतिभा है वो भी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। और वेपन मास्टर स्किल की वजह से झाओ का जो स्ट्राइक वैल्यू है वो भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और झाओ देखते ही देखते बहुत ही पावरफुल एक अटैक गॉब्लिन के सिर के ऊपर दे मारता है। गॉब्लिन के आंखों से मुंह से खून भी बाहर आ जाते हैं। अभी झाओ को इतना ज्यादा बड़ा और इन सभी से सबसे ज्यादा पावरफुल एक गॉब्लिन को इस तरीके से किल करते हुए देखने के बाद यहाँ पे बाकी जितने भी छोटे मोटे गॉब्लिन थे वे सभी भी अभी बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। झाओ अभी इन सभी से बोलने लगता है कि जैसा कि मैं गॉड हैंड स्किल को किसी एक ओपोनेंट के ऊपर सिर्फ 2 बार यूज कर सकता हूँ, तो चलो मैं तुम लोगों के ऊपर ही मेरे लक को एक बार ट्राई करके देखता हूँ। और ये बोलने के साथ ही झाओ यहाँ पे जितने भी गॉब्लिन थे उन सभी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगते हैं। झाओ को किसी के पास से एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता तो किसी के पास से उसका वेपन मिलता। इसी तरह ही सभी गॉब्लिनों को हराने के बाद झाओ अभी अपने स्टेटस विंडो को अच्छी तरीके से देखने लगता है और बोलने लगता है कि अच्छा अब मुझे धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है कि मुझे किस तरीके से गॉड हैंड स्किल को यूज करना है। झाओ अभी ये बोल ही रहा था, इसी समय दोबारा से उसके स्टेटस विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि गॉब्लिनों का सेकंड वेव उसके ऑडी आ रहा है। देखते ही देखते झाओ के सामने अभी हम लोग को पिछले बार से भी ज्यादा छोटे और बड़े बहुत सारे गॉब्लिनों को आते हुए दिखाई जाते हैं। झाओ भी अभी अपने शर्ट को पकड़ के इन सभी गॉब्लिनों के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। झाओ अभी अटैक के लिए रेडी होता हुआ अपने मन में ही बोलता है कि तो इस बार का मामला पिछले बार से भी बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अपने मन में ये बोलने के साथ ही अभी झाओ अपने शॉट को पकड़ के फ्लैश की तरह बहुत ही तेजी से यहाँ पे जितने भी गॉब्लिन थे उन सभी को बहुत ही आसानी के साथ मारने लगते हैं और गॉब्लिनों को मारते हुए उसे एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलता। झाओ अभी अपने मन में ही दोबारा से बोलने लगता है कि इन सभी के एट्रीब्यूट को चुराना ये बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन एक बिगिनर होने के बावजूद मेरी जो हाई एजिलिटी है वो हाई डैमेज अटैकों के साथ कंबाइन होके मेरी बहुत ही ज्यादा मदद कर रही है इन सभी बिगिनर लेवल गॉब्लिनों को मारने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी गॉब्लिन थे उन सभी को मार देने के बाद अभी झाओ अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए बोलने लगता है कि यहाँ पे जितने भी गॉब्लिन थे उन सभी को मारने के बाद मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट 16 पॉइंट तक बढ़ चुके हैं और इसके साथ ही मैं एडवांस लेवल 2 में पहुंच चुका हूँ। झाओ का ये बोलने के साथ ही झाओ के प्रोफाइल को भी दिखाया जाता है और अगर आप लोग को देखना है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, लेकिन मैं स्किप कर दे रहा हूँ। झाओ अभी अपने मन में ही बोलने लगता है कि तो शायद से अभी जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है वो शायद से अल्टीमेट बॉस का है और ये जो अल्टीमेट बॉस है इसे इम्पॉसिबल टू बीट नाम से भी जाना जाता है। झाओ अभी खड़े खड़े इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय हम लोग को किसी एक क्रिएचर को झाओ की तरफ ही बहुत ही तेजी से आते हुए दिखाई जाते हैं। वो क्रिएचर अभी झाओ से बोलता है कि तुम छोटे इंसेक्ट मेरे पैरों में झुक जाओ। झाओ भी अभी इस बात को सुनने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। झाओ को अभी समझ में नहीं आता कि आखिरकार कौन और कहां से इस बात को बोल रहा है। झाओ अभी अपने आसपास देख ही रहा था। इसी समय झाओ के पीछे एक कैट डेमन आ जाती है और आते ही अभी झाओ से पूछने लगती है कि बड़े भाई क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे। और ये जो कैट डेमन है इसका नाम होता है लिल डेमन, लेवल 10 होता है और इसका जो स्किल है वो होता है 10 स्टेप्स एंड फैटल स्ट्राइक। तो अभी जैसे ही झाओ को यह महसूस होता है कि उसके पीछे लिल डेमन आ चुकी है वो तुरंत ही वहां से कूद के पीछे की ओर आ जाता है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है कि आखिरकार ये डेमन कब मेरे पीछे आई मुझे तो पता ही नहीं चला। अभी लिल डेमन हंसते हुए झाओ से बोलने लगती है कि एक लिटिल थीप जो कि एक हेवी 2-हैंडेड शॉट को कैरी कर रहा है, क्या ये सजावट के लिए है, लेकिन जो भी है ये बहुत ही ज्यादा फनी है। लिल डेमन की इस बात को सुनने के बाद झाओ कुछ नहीं बोलता है, बस चुपचाप ही एक ही जगह पे खड़ा रहता है और अपने मन में ही बस एक ही बात को दोहराता है, आखिरकार उसने क्या बोली, एक लिटिल थीप। मतलब झाओ अभी पूरी तरीके से ईगो में आ जाता है। देखते ही देखते गॉड हैंड स्किल को लिल डेमन के ऊपर एक्टिवेट कर देता है। देखते ही देखते लिल डेमन के पास से कोई एक चीज अभी झाओ के पास आ जाता है, लेकिन लिल डेमन
को अभी इसके बारे में पता नहीं चलती। वो अभी झाओ से बोलने लगती है कि आखिरकार ये करके तुम्हें क्या मिला, मुझे तो थोड़ा सा भी खर्च नहीं आई। झाओ के पास दोबारा से उसका नोटिफिकेशन पॉप अप होता है जहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि झाओ लिल टिमन के ऊपर सिर्फ एक और बार गॉड हैंड स्किल को यूज कर सकता है। तो अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि लिल टिमन के पास से झाओ जो गॉड हैंड एबिलिटी है उसे यूज करके लिल टिमन के रिंग को ले लिया होता है। झाओ बेचारा अभी परेशान होते हुए बोलने लगता है कि कभी स्टिक तो कभी रिंग, आखिरकार ये स्किल कब रिलायबल होगी। दूसरी ओर लिल टिमन जैसे ही उसको पता चलती है कि उसकी रिंग झाओ के पास आ चुकी है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। झाओ के ऊपर भड़कते हुए बोलने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रिंग को चुराने की, जल्दी से उसे मुझे वापस कर दो। झाओ भी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है कि डैम मैं पकड़ा गया। झाओ अभी दोबारा से अपना जो गॉड हैंड स्किल है उसे यूज करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है जब वो देखता है कि उसकी जो स्किल है वो अभी भी कूल डाउन में है, मतलब अभी भी कुछ सेकंड बाकी है उसे दोबारा से यूज करने में। झाओ अभी बोलता है कि चलो पहले इसके पास से कुछ टाइम निकालते हैं। झाओ अभी लिल टिमन से बोलने लगता है कि तुम्हारा ये जो रिंग है ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है तुम्हारे लिए और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी है, तुम्हारे साथ परफेक्टली जचता भी है। झाओ की इन सभी बातों को सुनने के बाद लिल टिमन अभी पिघल जाती है, बोलने लगती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि जो नू फैमिली है वो भी यही सोचता है और यहाँ पे जो नू फैमिली है वो शायद से कोई मास्टर फैमिली होगी और यहाँ पे डिटेल्स में तो कुछ भी पता ही नहीं गया, लेकिन शायद से बाद में पता चलेगा। लिल टिमन अभी बहुत ही ज्यादा खुश हो ही रही थी। इसी समय झाओ उसे बोलने लगता है कि लेकिन मैं इस रिंग को तुम्हें क्यों वापस करूं, क्योंकि मैं इसे अपनी खुद की एबिलिटी से चुराया हूँ। झाओ के मुंह से इस बात को सुनने के बाद लिल टिमन भी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। झाओ दोबारा से गॉड हैंड एबिलिटी को देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि तो मुझे अभी उसे मेरे थोड़ा सा करीब आने देना चाहिए। झाओ इन सभी बातों को सोच ही रहा था। दूसरी ओर लिल टिमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी और बोलने लगती है कि आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो। देखते ही देखते लिल टिमन बेजर्क मोड में चली जाती है। झाओ के सामने वार्निंग स्टेटस विंडो ओपन होती है जहाँ पे ये बताया जाता है कि बेजर्क मोड में जाने की वजह से लिल टिमन के जितने भी एट्रीब्यूट है वे सभी 30% तक इंक्रीज हो चुके हैं। तो इस समय झाओ दोबारा से अपने स्टेटस विंडो को देखने लगता है जहाँ पे गॉड हैंड का जो स्किल है उसका भी कूल डाउन अभी धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है और जैसे ही दोबारा से गॉड हैंड स्किल रिसेट होती है उसी टाइम पर ही हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो लिल टिमन है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ झाओ के ऊपर अपने क्लॉ से अटैक करने के लिए आ गई होती है। देखते ही देखते लिल टिमन अपने क्लॉ के माध्यम से झाओ के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक भी कर देती है, लेकिन झाओ अभी यहाँ पे थोड़ा सा मुस्कुराता है और इसके साथ ही बोलता है कि तो फाइनली यह चीज काम कर गया। और इसके साथ ही झाओ लिल टिमन की जो अटैक है उसे अपने पास जो स्वॉर्ड है उसके माध्यम से ब्लॉक कर लेता है। लिल टिमन भी अभी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। झाओ से बोलने लगती है कि सच में तुमने मेरे अटैक को 200 शॉट के माध्यम से ब्लॉक कर लिए, तो इसका मतलब तुम्हारे पास ये जो शॉट है ये डेकोरेशन के लिए नहीं है, तुम इसे इस्तेमाल करना जानते हो। झाओ भी अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ लिल टिमन से बोलने लगता है कि क्या तुम इस चीज को देखने के बाद सरप्राइज हो गए। ये बोलने के साथ ही अभी झाओ अपने मन में ही बोलता है कि तो जो डिस्टेंस है वो फाइनली ठीक ठाक है, तो अब मैं गॉड्स हैंड स्किल को यूज कर सकता हूँ। अपने मन में ये सोचने के साथ ही अभी झाओ लिल टिमन के ऊपर गॉड्स हैंड स्किल को यूज कर देता है। देखते ही देखते अभी झाओ के स्टेटस विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि चोरी सक्सेसफुल हुई है, 10 स्टेप्स 1 फैटल स्ट्राइक स्किल को सक्सेसफुली चुराया गया है। लिल टिमन भी अभी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। लिल टिमन अभी बोलने लगती है कि मेरे अल्टीमेट मूव आखिरकार उसका क्या हुआ और ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मेरे अल्टीमेट मूव को और यूज नहीं कर सकती। लिल टिमन अभी अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रही थी, लेकिन इसी समय झाओ बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ लिल टिमन के पीछे आ जाता है, वो भी लिल टिमन के ही फुट स्टेप को यूज करके, और इसके साथ ही अपनी जो डेथ आई स्किल है उसे भी एक्टिवेट कर लेता है और इसके साथ ही लिल टिमन के वीक पॉइंट को भी देख लेता है। झाओ को अभी इतना ज्यादा स्पीड के साथ अपने पीछे आते हुए देखने के बाद लिल टिमन पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और इसके साथ ही बोलने लगती है कि आखिरकार कैसे तुम मेरे मूव को यूज कर सकते हो। लिल टिमन अभी आगे कुछ और समझ पाती उससे पहले अभी उसे अपनी आंखों से खुद की ही मौत दिखाई देती है। झाओ फैटल स्ट्राइक नाम का जो अटैक है, मतलब लिल टिमन के अटैक को लिल टिमन के ऊपर ही दे मारता है। बेचारी लिल टिमन कुछ नहीं कर पाती, बस मारते मारते यही बोलती है कि ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है और देखते ही देखते झाओ अभी लिल टिमन को यहाँ पे मार देता है। अभी झाओ जैसे ही लिल टिमन को यहाँ पे मार देता है वैसे ही झाओ के शॉट के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी दिखाया जाता है। देखते ही देखते स्टेटस विंडो दोबारा से पॉपअप होती है। नोटिफिकेशन आता है कि जो अल्टीमेट बॉस है वो मारा जा चुका है। झाओ इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद अभी मुस्कुराते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि लिल टिमन की जो स्किल थी और तो उसका जो लेवल था उस हिसाब से उसे एक अल्टीमेट बॉस कहना, मतलब गॉब्लिनों के हिसाब से एक अल्टीमेट बॉस कहना गलत नहीं था, लेकिन मेरी कॉम्बाइंड पावर की वजह से उसे हराना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। झाओ ये सोच ही रहा था। इसी समय दोबारा से उसकी स्टेटस विंडो पॉपअप होती है। इस बार एक रिवॉर्ड के साथ आती है जो कि होता है एक फॉरबिडन ट्रेजर चेस्ट, और जैसा कि बिगिनर अल्टीमेट ट्रायल को एक बिगिनर प्लेयर मतलब अपना झाओ बहुत ही जल्दी पास कर लिया, इसी कारण ही डाउन के अंदर बाकी जितने भी लोग थे मतलब
और जितने भी प्लेयर थे वो सभी भी इस नोटिफिकेशन को पाने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। आपस में ही बातें करने लगते हैं कि डैम इट, आखिरकार डेथ स्टार कौन है। और यहाँ पे डेथ स्टार मतलब अपना झावी, और डाउन के दुनिया के अंदर उसका निकनेम डेथ स्टार होता है। अभी तो हम लोग को एक बहुत ही पुराना कैसल का सीन दिखाया जाता है। कैसल के अंदर से बहुत ही जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है और इसी कैसल के अंदर अभी हम लोग को एक अजीब टाइप के पर्सन को दिखाया जाता है जिसके पास सिर्फ एक ही आंख होता है। ये पर्सन अभी हंसते हुए बोलने लगता है कि डेथ स्टार जरूर से उसके पास एक पावरफुल सोल होगी और अगर ऐसा है तो जल्दी से जाओ उसे पकड़ के लेके आओ। अगर हम लोग उसके सोल को सैक्रिफाइस करेंगे तो हम लोगों के लॉर्ड दोबारा से रिजरेक्ट हो जाएगा। वो पर्सन की ये बोलते ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को ब्लू स्टार फेडरेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे जितने भी बाकी लोग हैं उन सभी से बोलने लगता है कि डेथ स्टार सच में ये बिगिनर प्लेयर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि उसे चार्ज के लोग बहुत ही जल्दी टारगेट करेंगे, तो तुम लोग जाओ उसे ढूंढो और उसकी प्रोटेक्ट करो। तो सभी लोग ही अभी यहाँ पे हाँ में ही आंसर देता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। झाओ की ओर जाता है जहाँ पे झाओ अभी बहुत ही जोर से चीख मारता है और बोलता है कि साले अभी मुझे कौन याद कर रहा है। लेकिन झाओ अभी इन सभी बातों के बारे में परवाह न करते हुए अभी जो फॉरबिडन ट्रेजर चेस्ट है उसके और ही देखते हुए अभी बोलने लगता है कि चलो मैं इसे पहले खोल के देखता हूँ और देखता हूँ कि आखिरकार इसके अंदर है क्या। झाओ अभी हम लोग को इस टाउन दुनिया के अंदर जो 4 टाइप के ट्रेजर चेस्ट होते हैं उसके बारे में बोलने लगते हैं। फर्स्ट जो ट्रेजर चेस्ट है वो है वुडन ट्रेजर चेस्ट, मतलब एकदम नॉर्मल है। सेकंड होता है प्रेशियस गोल्डन ट्रेजर चेस्ट। थर्ड होता है यूनिक डैजलिंग डायमंड ट्रेजर चेस्ट। एंड फोर्थ और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो ट्रेजर चेस्ट है वो है कि द फॉरबिडन ट्रेजर चेस्ट। और यही ट्रेजर चेस्ट अभी झाओ को मिली होती है। झाओ अभी जैसे ही अपना फॉरबिडन ट्रेजर चेस्ट को ओपन करता है तो उसे डेमोक्लेस शॉर्ट नाम का एक शॉर्ट मिलता है और ये जो शॉर्ट है इसके एट्रीब्यूट के बारे में बताया गया है जो कि आप लोग स्टेटस विंडो में तो देख ही सकते हो। लेकिन ये जो शॉर्ट है इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है और अगर झाओ को इस शॉर्ट को अपग्रेड करना है तो उसे इसी शॉर्ट के माध्यम से 10,000 मॉन्स्टरों को मारना होगा। झाओ अभी इस शॉर्ट को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और बोलने लगता है कि बाप रे, ये जो शॉर्ट है इसके माध्यम से क्या मैं एक मोबाइल में फिट किया हुआ एक न्यूक्लियर बोमा की तरह नहीं बन जाऊंगा। झाओ का ये बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को झाओ के बिल्डिंग को दिखाया जाता है, मतलब झाओ का बिल्डिंग नहीं, झाओ इस बिल्डिंग के अंदर 606 अपार्टमेंट में रहता है। झाओ के कमरे के दरवाजे के बाहर अभी हम लोग एक पर्सन को भी दिखाया जाता है और इसकी वजह से अभी झाओ के स्टेटस विंडो में पॉपअप होती है कि उसके पास एक विजिटर आया है। झाओ भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, सोचता है कि आखिरकार इतनी रात को कौन आया है, क्या मेरी सिस्टर वापस आ गई है। लेकिन अभी झाओ जल्दी जल्दी से अपने प्रोफाइल से अपना जो निकनेम है उसे हाइड कर लेता है और इसके साथ ही जल्दी जल्दी से दरवाजे को खोलने के लिए जाता है। दरवाजे को ओपन करके सामने का जो व्यक्ति है उसे देखने के बाद पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो सामने से व्यक्ति हंसते हुए अभी झाओ से बोलने लगता है कि हम लोग तुम्हारे माध्यम से हम लोगों के चर्च को प्रमोट करना चाहते हैं। हम लोगों के लॉर्ड जिसे कि एंड ऑफ द लॉर्ड भी कहा जाता है, उसके पास ऐसी पावर है जिसके माध्यम से वो इस दुनिया को दोबारा से रिबिल्ड करने में हमारी मदद करेगी। मतलब वो हर एक चीज की शुरुआत है और तुम्हारी जो रेयर प्रोफेशन की अवेकनिंग हुई है वो भी हमारे लॉर्ड के ही गाइडेंस की वजह से हुई है। तो प्लीज हम लोगों के चर्च को ज्वाइन करो। व्यक्ति की इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओ अपने मन में ही बोलने लगता है कि क्या एंड ऑफ द लॉर्ड आखिरकार एक ऐसा लॉर्ड है और क्या कल्ट वालों को मेरे प्रोफेशन के बारे में पता चल गया है। लेकिन झाओ अभी इन सभी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अभी साफ साफ व्यक्ति के मुंह पे उसे माना कर देता है और इसके साथ ही अपने हाथ को पीछे की ओर करते हुए 110 पर कॉल भी कर देता है। लेकिन अभी इस चीज की भनक व्यक्ति को लग जाता है। झाओ अभी दरवाजे को बंद कर पाता उससे पहले व्यक्ति दोबारा से अपने हाथ के माध्यम से दरवाजे को बंद होने से रोक लेता है और इसके साथ ही झाओ से पूछने लगता है कि क्या तुमने अभी अभी पुलिस को कॉल किया है। झाओ जो कि अभी भी दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, वो व्यक्ति की जो पावर है उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अपने मन में ही बोलने लगता है कि ये व्यक्ति ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे नहीं लगता कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति है। देखते ही देखते वो व्यक्ति अभी दरवाजे को पूरी तरीके से खोल लेता है। झाओ भी पीछे की ओर आ जाता है। व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ झाओ से बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को कॉल करने की। और ये बोलने के साथ ही अभी व्यक्ति अपने पास से अपना जो पावरफुल वेपन मतलब जो स्वॉर्ड है उसे बाहर की ओर निकाल लेता है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ और डरावना चेहरा बनाते हुए बोलने लगता है कि जैसा कि तुमने इस सब कुछ किया है तो मैं तुम्हें डायरेक्टली हमारे लॉर्ड के पास ही भेज देता हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी व्यक्ति बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ झाओ के पर अटैक कर देता है। झाओ बेचारा पूरी तरीके से घबरा जाता है, लेकिन झाओ अभी अपनी गॉड्स हैंड जो स्किल है उसे एक्टिवेट कर लेता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलता है कि चाहे मुझे इसके पास से अभी उसका वेपन ही क्यों ना मिले या फिर उसकी स्किल ही क्यों ना मिले, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे इसके पास से किसी एक चीज को छीन के इस व्यक्ति को
थोड़ा सा कमजोर करना होगा। झाओ अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय झाओ के स्टेटस विंडो में एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जहाँ पे ये बताया जाता है कि वार्निंग, तुम गॉड सेंट स्किल को किसी भी ह्यूमन प्लेयर के ऊपर यूज नहीं कर सकते। और इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद झाओ पूरी तरीके से घबरा जाता है। पहले तो झाओ किसी भी तरह उसके अटैक को डॉच कर लेता है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने मन में ही सिस्टम को गाली देने लगता है। बोलने लगता है कि आखिरकार एक ऐसा सेटिंग हुआ रे। झाओ को अभी अपने पीछे एक फ्रूट काटने का जो नाइफ है वो भी दिखता है और इसके साथ ही झाओ अपने मन में ही बोलता है कि मैं यहाँ पे मतलब दरवाजे को इस सोच के ओपन किया था कि मेरी सिस्टर शायद से आई है और इसी कारण ही मैं अपने साथ अपने वेपन को भी कैरी करके नहीं लेके आया था, तो शायद से मुझे इसी चीज से ही काम चलाना होगा। झाओ अपने मन में ये बोलने के साथ ही अभी जल्दी जल्दी से नाइफ को कस के पकड़ लेता है और इसके साथ ही अपनी डेथ आई स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। झाओ को व्यक्ति के वीक पॉइंट के बारे में पता चल जाता है। झाओ बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ 10 स्टेप्स 1 फैटल स्ट्राइक नाम का जो अटैक है उसी अटैक के माध्यम से उसी वीक पॉइंट के ऊपर दे मारता है, लेकिन इससे उस व्यक्ति का घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति आगे से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने बॉडी से बहुत ही ज्यादा एक भयंकर ऑरा रिलीज करने लगता है और इसके साथ ही गुस्से के साथ झाओ से बोलने लगता है कि मैंने तुमको पहले बहुत ही ज्यादा कम आंका था। पहले तो तुमने हमारे चर्च को ज्वाइन होने के लिए मना कर दिए, ऊपर से पुलिस को भी कॉल किए हो, तो इन सभी चीजों की बस एक ही रिजल्ट निकल के आती है, वो है कि तुम मारा जाने वाले हो। व्यक्ति अभी इस सब कुछ बातें बोल ही रहा था, लेकिन झाओ दोबारा से उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी से एक और अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक से भी व्यक्ति को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, परंतु व्यक्ति झाओ के ऊपर पलटा अटैक कर देता है। झाओ को इस अटैक को टच करने का थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता। अटैक आके अभी सीधा झाओ को लगता, झाओ के सिर धड़ से अलग होता। उससे पहले कोई एक जना के इस व्यक्ति के सिर के ऊपर शूट कर देता है। व्यक्ति भी यहाँ से धराशायी हो जाता है। झाओ के पीछे दरवाजे की ओर अभी हम लोग को 2 पर्सन को दिखाया जाता है और इन्हीं 2 में से हाथ में जो धनुष पकड़ा हुआ है वही वो व्यक्ति के सिर पे तीर मारा था और ये एक स्क्वाड का कैप्टन होता है। कैप्टन अभी पूछने लगता है कि हे बच्चे क्या तू ठीक है, और इसके साथ ही झाओ के पास जाके झाओ को संभलाते हुए बोलने लगता है कि तू ज्यादा परेशान मत हो, ये जगह अभी पूरी तरीके से सेफ है। कैप्टन के साथ अभी जो एक और लड़की आई थी वो अभी उस पर्सन को देखते हुए बोलने लगती है कि कैप्टन ये पर्सन कल्ट का एक मेंबर है और इसके साथ ही ये अभी मारा भी जा चुका है और अभी यहाँ पे जो कुछ भी हुई है उन सभी चीजों को बेचारा झाओ पूरी तरीके से हजम नहीं कर पाता है। बेचारा शौक के मारे कोमा में चले जाता है, लेकिन बस 30 मिनट के लिए। हम लोगों को अभी 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। झाओ के बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है। कैप्टन अभी झाओ से बताता है कि जो पर्सन तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आए थे वो एक कल्ट के मेंबर है और वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हरामी होते हैं। पावरफुल जितने भी हंटर है, मतलब जितने भी प्लेयर है, उन सभी को वो लोग सिर्फ अपने मजे के लिए मारते हैं और उनके लिस्ट में जिसका भी नाम आता है, मतलब उनका जो टारगेट बनता है उसको वो लोग आसानी से नहीं छोड़ते हैं। और जैसा कि तुम एक बिगिनर प्लेयर हो, मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा सावधानी से रहना होगा और अगर ऐसा दोबारा से तुम्हारे साथ होता है तो जल्दी से तुम हम लोगों के साथ कांटेक्ट करना। अभी कैप्टन को इन सभी बातों को बताने के लिए झाओ अभी कैप्टन को थैंक यू बोलता है। देखते ही देखते कैप्टन भी अभी यहाँ से चले जाता है और इसी समय झाओ के पीछे झाओ की जो सिस्टर है आ जाती है। झाओ से पूछने लगती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुई है और लॉ ऑफ रीइंफोर्सर्स यहाँ पे क्यों आए थे, और ये पूछने के साथ ही अभी झाओ की सिस्टर झाओ को चेक करते हुए बोलने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कोई बुली की है। लेकिन झाओ उसकी सिस्टर की ये सभी चीजें करने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। झाओ अभी जल्दी से यहाँ से जाते हुए बोलने लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो मेरी बहना घर चलते हैं। देखते ही देखते झाओ अभी अपने कमरे के पास आता है, पासवर्ड डालता है, दरवाजे को ओपन करता है। झाओ की सिस्टर जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर रखी थी, झाओ से पूछने लगती है कि अरे बताओ आखिरकार तुमने क्या प्रोफेशन अवेकनिंग क्या है और तुम्हारा निकनेम क्या है, और मैं तुम्हें जल्दी से मेरे फ्रेंड लिस्ट में ऐड करती हूँ। अपनी सिस्टर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओ अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि अभी झाओ भी नहीं चाहता कि उसके बारे में कोई भी जाने। लेकिन झाओ को परेशान होता हुआ देखने के बाद झाओ की सिस्टर झाओ से पूछने लगती है कि अरे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसे उदास चेहरे को क्यों बना रहे हो, चाहे तुम कैसा भी प्रोफेशन को अवेकनिंग की हो, तुम्हारी सिस्टर की जो सैलरी है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, तो मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। अपनी सिस्टर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओ अभी उबासी लेते हुए बोलने लगता है कि अरे इन सभी चीजों का कोई भी जरूरत नहीं है, अभी तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आई है। झाओ की सिस्टर भी लाइक आखिरकार तुम मुझे बताते क्यों नहीं। लेकिन झाओ अभी ज्यादा कुछ न बोलते हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगता है। झाओ की सिस्टर भी अभी कुछ और बोल नहीं पाती। झाओ अभी सीढ़ियों से जाते जाते अपने मन में ही बोलने लगता है कि समय बहुत ही जल्दी जल्दी बीत रहा है और मैं ऑलमोस्ट उस बात के बारे में भूल ही गया था। झाओ का ये बोलते ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को 18 साल पहले के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि झाओ जब बहुत ही छोटा था तब उसे कोई इस फैमिली के गेट के बाहर छोड़ गया था
था, मतलब झाओ को बचपन में ही अबेंडन कर दिया गया था। मतलब अभी के टाइम पे झाओ की जो सिस्टर है वो झाओ से बिल्कुल भी ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन झाओ को गोद लेने के कुछ सालों के बाद ही झाओ के माता पिता भी मतलब सौतेले माता पिता किसी एक कारण मारा जाते हैं। सीन चेंज हो जाता है, प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है। झाओ जो कि कैप्टन के बातों को ही सोच रहा होता है, जहाँ पे कैप्टन झाओ को ये बताता है कि तुम बिगिनर होने के कारण अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तो तुम पहले से थोड़ा सतर्क रहना, और अगर तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा से कुछ होता है तो जल्दी से हम लोगों के पास कांटेक्ट करना। और कैप्टन की इन सभी बातों को याद करके ही झाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। अपने मन में ही बोलता है कि अगर मैं मेरा निकनेम और मेरे प्रोफेशन को रिवील कर देता हूँ तो इसकी वजह से शायद से मेरी सिस्टर भी खतरे में आ जाएगी, तो मुझे माफ करना बहना। जब मैं पूरी तरीके से स्ट्रांग बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें डेफिनेटली मेरे हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। झाओ का ये बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को डाउन वाली दुनिया के अंदर मिनगुई नाम के एक विलेज को दिखाया जाता है और इसी जगह पे झाओ भी आ गया होता है। झाओ अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि फिलहाल के लिए मेरा जो लेवल है वो बस 3 ही है, और अगर मुझे जल्दी जल्दी से लेवल अप करना है तो मुझे जाके किसी क्वेस्ट को लेना होगा। झाओ अभी एक इनके पास आ जाता है। झाओ अभी दोबारा से अपने मन में ही बोलने लगता है कि मुझे जहाँ तक याद है यहाँ पे एक मेंटर रहता है, मतलब चोरों का मेंटर, तो अभी मुझे उसके पास जाके कुछ स्किलों को सीखनी चाहिए, और स्किलों को सीखने के बाद साथ से उसके पास से मुझे कोई क्वेस्ट भी मिल सकता है। जैसे ही झाओ अभी इनके अंदर घुसता है तो उसे 2 बंदे को आपस में ही झाओ के बारे में ही बातें करते हुए सुनाई देती है, जहाँ पे एक बंदा ये बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है जो डेथ स्टार है ना वो मेरा ही बॉडी है, तो दूसरा बंदा बोलता है कि सच में डेथ स्टार मतलब वही ना जो कि फाइनल ट्रायल को सबसे पहले पास किया था। तो आगे से लौंडा बोलता है कि हाँ वही, वो और मैं दोनों ही बचपन से एकदम चांगू मांगू दोस्त थे और एक ही पैंट दोनों पहन के बड़े हुए हैं। झाओ अभी वे दोनों को इस तरीके से बातें करते हुए सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में ही बोलता है कि क्या बॉडी, मुझे तो याद ही नहीं है कि मेरा कोई बॉडी भी है। देखते ही देखते झाओ अभी एक वीआईपी कमरे के अंदर जाता है, जहाँ पे सामने की ओर अभी हम लोग को एक बॉस को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने दोनों हाथों में दोनों को पकड़ के कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहा था। बॉस के पास जाके झाओ अभी बोलने लगता है कि हेलो थीप मेंटर, मुझे आपके पास से स्किल को सीखनी है। झाओ की इस बात को सुनने के बाद अभी थीप मेंटर झाओ के पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता, वो अपने काम में व्यस्त होते हुए बस अपने हाथों से झाओ के सामने 3 स्टेटस विंडो ओपन कर देती है और झाओ से बोलने लगता है कि लो इन तीनों में से कोई भी एक चूज कर लो, और यहाँ पे जो 3 स्किल है ये होता है कि बैकस्टेप, स्टील्थ एंड पॉइजनिंग। झाओ अभी अपने मन में ही बोलने लगता है कि बैकस्टेप एंड पॉइजनिंग ये मेरे लिए अभी फिलहाल के लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन मेरे थीप प्रोफेशन के हिसाब से जो स्टील्थ टेक्निक है वही सबसे ज्यादा काम का है। झाओ अभी इस सब कुछ सोच ही रहा था, इसी समय वही थीप मेंटर जो कि बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए झाओ से बोलने लगता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, जल्दी से तीनों में से कोई एक ले लो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तो आगे से झाओ अभी बोलने लगता है कि मैं जो स्टील्थ टेक्निक है उसे सीखना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई क्वेस्ट है जिसको कि मैं असाइन कर सकूं। अभी झाओ के मुंह से इस बात को सुनने के बाद थीप मेंटर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। झाओ से बोलने लगता है कि आखिरकार तुम अभी तक टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, जल्दी से लो और यहाँ से चले जाओ। और तो तुम अभी क्या बोल रहे हो क्वेस्ट, आखिरकार एक बच्चे को मैं क्वेस्ट क्यों दूं जिसका की लेवल अभी तक 5 भी नहीं हुआ है। और हाँ, जाते जाते 10 गोल्ड कॉइन को देके जाना मत भूलना, क्योंकि तुमने यहाँ से एक स्किल सीखी है। मेंटर की इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओ अभी अपने मन में ही बोलता है कि देखो साले, एक एनपीसी होने के बावजूद कितना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है। तो झाओ अभी ये जो इन है यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वही बंदा जो कि पहले झाओ के बारे में मतलब डेथ स्टार के बारे में बातें कर रहा था, वो अभी झाओ से बोलने लगता है कि अगर तुम्हारा लेवल अच्छा नहीं है तो ज्यादा परेशानी खड़ी मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम डेथ स्टार हो, तुम वाइल्ड उल्फ वैली में जाओ, प्रैक्टिस करो सबसे पहले और वहां पे जाके एक रात बिताओ, शायद से एक करने से तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा। वो लौंडे की ये बोलते ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को थीप मेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके पास बैठी हुई एक लड़की बोलने लगती है कि कुछ देर पहले जो थीप आई थी, देखा उसके बैक साइड में कितना बड़ा एक शॉर्ट था ना, इवन एक बच्चा भी उस शॉर्ट को यूज करना पसंद नहीं करेंगे। और अभी के टाइम पे बहुत सारे हंटर प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन उनमें से हम लोगों का मेंटर सबसे ज्यादा हैंडसम है। तो मेंटर बोलता है कि हाँ तुम एकदम सही हो। वे सभी आपस में अभी इसी तरीके से बातचीत कर ही रहा था, इसी समय झाओ एक उल्फ को मार के इन लोगों के टेबल के ऊपर पटक देता है और अचानक से यहाँ पे एक मरे हुए उल्फ को देखने के बाद वे तीनों ही पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। झाओ अभी मेंटर से बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया था। मेंटर भी अभी बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है कि क्या इतना जल्दी तुमने एक उल्फ को मार गिराया। झाओ आगे से बोलता है तो क्या अभी मैं एक क्वेस्ट को ले सकता हूँ। झाओ की इस बात को सुनकर अभी मेंटर हंसते हुए झाओ से बोलने लगता है कि इस गाँव के नॉर्थ साइड में तुम जाओ, वहाँ पे जो क्वेस्ट मिलते हैं वो बिगिनरों के लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहते हैं। और इसके साथ ही अपने मन में ही सोचता है कि आखिरकार ये प्लेयर कौन है। तो झाओ अभी आगे से अपने स्टेटस विंडो को ओपन करते हुए अपने मन में ही मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं ऐसा ही करूंगा। झाओ की ये बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को डार्क रिच नाम के एक जगह को दिखाया जाता है और इसी जगह पे झाओ भी आ गया होता है। झाओ अभी अंधेरी की ओर मतलब
सामने की ओर चलते चलते अपने मन में ही बोलने लगता है कि क्या इस जगह पे सच में कोई डंजन भी है। झाओ तो अभी अपने मन में ये भी सोचता है कि कुछ देर पहले मेंटर ने मुझे जो इजी क्वेस्ट के बारे में बताया था वो वैसा क्विस्ट तो नहीं है ना। नहीं, मैं एक सीरियस पर्सन हूँ और मैं कभी भी उस तरीके की क्विस्टों से बुद्धू नहीं बनूंगी। झाओ अभी अपने मन में इन सभी बातों को बोलते बोलते आगे की ओर जाता है, एक दरवाजे को ओपन करता है। लेकिन वो जैसे ही दरवाजे को ओपन करता है तो झाओ के पैरों के नीचे कोई भी फ्लोर नहीं होती, मतलब झाओ अभी हवा में होती है। झाओ पूरी तरीके से घबरा जाता है। मतलब आप लोग ऐसा समझो, अगर आप लोग दरवाजा खोल के कमरे के अंदर घुसे और देखे नीचे तो फ्लोर है ही नहीं और आपने गलती से पैर भी डाल दिया है तो आपका जैसा हालत होगा अभी झाओ का भी हालत एकदम वैसा ही होता है। झाओ अभी भी डार्कनेस के अंदर गिर रहे होते हैं। सीन थोड़ा थीप मेंटर की ओर जाता है जहाँ पे थीप मेंटर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए एक जगह पे बैठे बैठे अभी अपने मन में ही बोलने लगता है कि मिंगुई विलेज के अंदर ये जो डार्क रिच का क्विस्ट है ये एकदम आखिरी एंड सबसे ज्यादा खतरनाक क्विस्ट है और जैसा कि तुम सभी के सामने मुझे शर्मिंदा किए हो तो मैं चाहूंगा तुम कमीने वहाँ पे जाके तुम बहुत ही ज्यादा तड़पो। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को डार्क रिच का जो डंजन है उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है और इसी जगह पे झाओ ऊपर से आके गिरा था। तो यार देखो गाइस, मुझे पता नहीं है कि आप में से कितने सारे लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो, लेकिन आप में से जो भी अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो और जो पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई है उसे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। लेकिन यार देखो, मैं चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बोलूंगा, वो आपकी मर्जी है। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखो, स्किप करके या फिर स्पीड ज्यादा करके मत देखो, बस इतना ही करो। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो अभी थोड़ा सा देख लो और बाद में जब टाइम मिलेगा तब थोड़ा सा देख लेना। क्योंकि यार देखो गाइस, मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन पहले के मुताबिक बोलने के जो तरीके हैं उसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया है मैंने। तो यार प्लीज इतना तो कर ही सकते हो। सो बैक टू द स्टोरी। झाओ अभी जैसे ही डार्क रिच के अंदर एंट्री करता है वैसे ही झाओ के पीछे 100 नाइट आ जाता है और यहाँ पे जितने भी नाइट है इन सभी का लेवल 8 होता है। स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा और तो और सभी के सभी नाइट मैजिक को भी यूज कर सकते हैं। झाओ को इसी वक्त एक साइड क्वेस्ट मिलता है जो ये होता है कि यहाँ पे जितने भी नाइट है, मतलब जो 100 नाइट है, इन सभी को हराना होगा, वो भी 8 घंटे के अंदर। झाओ भी अभी देखते ही देखते इन सभी नाइटों के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपने पास से, मतलब अपना जो इन्वेंटरी है उसके अंदर से उसको फॉरबिडन ट्रेजर चेस्ट से जो डेमोक्लेस नाम का शॉर्ट मिला था उसे भी बाहर की ओर निकाल लेता है। झाओ अभी शॉर्ट को कस के पकड़ता है, थोड़ा सा पावर इनपुट करता है और देखते ही देखते शॉर्ट को बहुत ही ज्यादा तेजी से सामने जितने भी नाइट है उन सभी के ऊपर फेंक के मारता है। शॉर्ट अभी घूमते हुए जाके जिस जगह पे जाके लगता है उस जगह पे अभी बहुत ही जोरदार एक ब्लास्ट होता है। झाओ के स्टेटस विंडो में दोबारा से नोटिफिकेशन आता है कि तुमने 100 में से 10 नाइटों को मार दिया है। अभी इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद झाओ भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अपने मन में ही बोलने लगता है कि सच में इस वेपन का जो पावर है बहुत ही ज्यादा हाई है और ये एक फॉरबिडन वेपन है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अपने मन में इस सोचने के साथ ही झाओ बोलता है रिटर्न, तो तुरंत ही शॉर्ट अभी झाओ के हाथ में आ जाता है। झाओ अभी शॉर्ट को दोबारा से कस के पकड़ के थोड़ा सा मुस्कुराता है। देखते ही देखते सामने की ओर हम लोगों को पहली बार की तरह बहुत सारे धमाके को दिखाया जाता है। मतलब यहाँ पे झाओ दोबारा से अपने शॉर्ट को उन सभी नाइटों के ऊपर फेंक के मारा होता है। तो इन सभी नाइटों को अभी मारने के बाद झाओ अभी दोबारा से अपने शॉर्ट को अपने पास बुला लेता है और इसके साथ ही शॉर्ट को दोबारा से इन्वेंटरी के अंदर रख लेता है। झाओ बोलता है कि वाह, ये बहुत ही ज्यादा इजी था और अभी मैंने यहाँ पे जो कुछ भी किया इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। झाओ अभी स्टेटस विंडो में बैकपैक इंटरफेस को देखते हुए बोलने लगता है कि यहाँ पे कुछ स्किल बुक है लेकिन हर्फ के नाम पे कुछ भी नहीं है और तो और वेपन के नाम पे या फिर यूज करने वाले आइटमों के नाम पे यहाँ पे धब्बा है, कुछ भी नहीं है। झाओ अभी खड़े खड़े अपने स्टेटस विंडो को देख ही रहा था, लेकिन इसी समय हम लोग को झाओ के पीछे बहुत सारे स्मोक्स को एक ही जगह पे गैदर होते हुए दिखाए जाते हैं और देखते ही देखते झाओ के पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर या फिर बोलो नाइट मॉन्स्टर बोलते हैं इसे। तो एक नाइट मॉन्स्टर आ जाता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूंखार और डरावना भी लग रहा था। अभी ये मॉन्स्टर नाइट झाओ से पूछने लगता है कि क्या तुमने ही मेरे लोगों को मारा है? देख के तो लग रहा है तुमने ही मारा है और अगर ये बात सच है तो तुम भी अभी मारा जाने के लिए रेडी हो जाओ। नाइट के मुंह से इस बात को सुनने के बाद झाओ पहले तो अपनी जगह से हट जाता है और इसके साथ ही नाइट से बोलता है कि ऐसी बात है क्या, तो चलो देखते हैं तुम्हारे पास उतनी औकात है या नहीं। और जो झाओ है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ गया होता है और वो अपना जो स्टील्थ टेक्निक है उसे भी यूज करने लगता है। देखते ही देखते झाओ मॉन्स्टर के सामने से गायब हो जाता है। मॉन्स्टर भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। झाओ को अभी अचानक से गायब होता हुआ देखने के बाद बोलता है कि क्या गायब हो गया? नाइट अभी ये बोल ही रहा था। इसी समय हम लोगों को झाओ को उसके पीछे दिखाया जाता है। झाओ मॉन्स्टर के पीछे आके अपनी जो स्किल है गॉड हैंड उसे यूज करता है। झाओ के स्टेटस विंडो पॉपअप होती है, लिखा हुआ आता है कि स्टोलन सक्सेसफुल, लेकिन यहाँ पे झाओ को कोई भी एट्रीब्यूट या फिर कोई भी स्किल नहीं मिलती।
बल्कि झाओ के हाथ में अभी हम लोग को एक व्हाइट कलर के मार्क्स को देखने के लिए मिलता है। झाओ के पास अभी दोबारा से नोटिफिकेशन आता है। झाओ ने अभी जो मार्क्स चुराया था उसका नाम डिस्क्यूज मार्क्स होता है। इसका काम यह है कि झाओ अगर इस मार्क्स को पहनता है तो झाओ का जो अपीयरेंस है और थर्ड उसका जो निक नेम है डेथ स्टार वो दूसरे आउटसाइडर को नहीं दिखेगा। लेकिन अभी हम लोग को मास्टर को दिखाया जाता है जो कि झाओ की ये जो करतूत है इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। गुस्से के साथ बोलने लगता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरी आंखों के सामने ही मेरे चीजों को चुरा रहा है। झाओ को ये बोलने के साथ ही अभी मास्टर घुटनों पे बैठ जाता है और इसके साथ ही बोलने लगता है कि डैम इट मैं और ज्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं कर सकता। देखते ही देखते मास्टर के सिरों से बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्मोक निकालने लगता है और देखते ही देखते मास्टर का जो खोपड़ी है मतलब मास्टर के सिर के ऊपर जो हेलमेट लगा हुआ था वो भी टप्पा खा के साइड में गिरता है। झाओ भी अभी मास्टर की ओर देखते हुए पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाता। हम लोग को दिखाया जाता है कि झाओ की स्टेटस विंडो में दोबारा से नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि द ग्रेट डार्क नाइट अपने ट्रू अपीयरेंस को रिवील किया है और इसके साथ ही स्पेशल क्वेस्ट भी ट्रिगर्ड हो चुका है जो ये होता है कि उसको अभी ये जो डार्क नाइट है इसे मारना होगा। अभी ये डार्क नाइट जिसका की चेहरा बहुत ही ज्यादा घिनौना लग रहा था, मतलब थोड़ा सा ऑक्टोपसी जैसा लग रहा था। एंड आप लोग अभी कमेंट सेक्शन में ऑक्टोपसी का मतलब मत पूछना क्योंकि भाई मुझे भी नहीं पता, मतलब दिमाग में आया तो बोल दिया। अभी ये डार्क नाइट बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ झाओ से बोलने लगता है कि तुमने ये सब कुछ किया, अब देखो मैं तुम्हें मार के तुम्हारी स्किन से मैं अपने चेहरे के लिए एक मार्क्स बनाऊंगा। डार्क नाइट अभी अपने शॉट को पकड़ता है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक शॉर्ट स्लैश झाओ के ऊपर दे मारता है। डार्क नाइट ने अभी ये जो स्लैश मारा होता है इसका नाम होता है डार्क क्रॉस स्लैश। झाओ अभी अपनी जगह से उछल के ये जो शॉर्ट स्लैश है इससे अपने आप को बचा लेता है, लेकिन डार्क नाइट अभी झाओ को खुद को संभालने का थोड़ा सा भी मौका नहीं देता। डार्क नाइट दोबारा से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ झाओ के ऊपर अपने शॉट के माध्यम से दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन इस बार झाओ ये जो शॉर्ट अटैक है इसे अपने शॉट के माध्यम से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इस अटैक को ब्लॉक करते हुए झाओ को बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगती है, लेकिन इस अटैक की जो फोर्स है इसकी वजह से झाओ पीछे की ओर खिसक जाता है। झाओ अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए और अपने आप को संभालते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि यह चीजें बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है, मैं शॉर्ट रेंज फाइट में अभी भी उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। झाओ अभी ये बोल ही रहा था, लेकिन सामने से जो डार्क नाइट है वो अपने माना को चार्ज करते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना से बना हुआ बहुत सारे शॉर्ट स्लैश झाओ के ऊपर लॉन्च कर देता है। बेचारा झाओ अभी इन सभी अटैकों को मतलब ये सभी शॉर्ट स्लैश को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के साथ डॉज कर रहा होता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं और ज्यादा देर तक मैं इन सभी अटैकों को अवॉइड नहीं कर सकता और थर्ड मैं अपने वेपन को भी चेंज नहीं कर सकता। झाओ बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में इन सभी बातों को सभी अटैकों को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के साथ डॉज करते हुए सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय एक शॉर्ट स्लैश झाओ के पेट पर जाके लग जाता है। झाओ बेचारा अभी अपने मुंह से खून को साफ करते हुए अपने आप को ही बोलता है कि मुझे मेरे लाख को दोबारा से ट्राई करना होगा, मुझे दोबारा से मेरी जो गॉड हैंड स्किल है उसे यूज करना होगा। झाओ अभी मास्टर के करीब जाने के लिए या फिर मास्टर को उसके करीब आने देने के लिए अभी मास्टर को उल्टी सीधी बातें बोल के उसे उकसाने लगता है। एंड हाँ, झाओ की ये सभी बातें अभी काम भी कर जाता है। मास्टर झाओ के प्रति पहले से और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। डार्क नाइट अभी अपने शॉट को दोबारा से ऊपर की ओर उठा लेता है, अपने बॉडी से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रेड कलर की एनर्जी रिलीज करते हुए अभी झाओ से बोलने लगता है कि तुम कमीने छोटे छोटे, मुझे लगता है कि तुम्हारा मन अपनी जिंदगी से भर चुका है। तो इस समय झाओ भी आगे से गॉड हैंड स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और देखते ही देखते अभी जैसे ही डार्क नाइट झाओ के करीब आता है, झाओ डार्क नाइट के ऊपर अपने स्किल को एक्टिवेट कर देता है और डार्क नाइट का जो शॉट था वो अभी झाओ के हाथों में आ जाता है। देखते ही देखते अभी झाओ के पास स्टेटस विंडो दोबारा से पॉपअप होती है। नोटिफिकेशन आता है कि झाओ के हाथ में अभी ये जो शॉट है ये एक परफेक्ट लेवल का ग्रेट शॉट है और इसका अटैक +388 है, स्ट्रेंथ +23 और कॉन्स्टिट्यूशन +12 होते हैं। शॉट को अभी अपने हाथ में पकड़ने के साथ ही झाओ बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी डेथ आई स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और देखते ही देखते मास्टर का जो वीक पॉइंट है उसे भी एनालिसिस कर लेता है और मास्टर भी अभी झाओ से बोलने लगता है कि तुम मेरे वेपन को लेके मुझे बिल्कुल भी मार नहीं सकते। झाओ भी आगे से बोलता है कि ऐसी बात है क्या, तो चलो मैं भी देखता हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी झाओ बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ डार्क नाइट के आर पार हो जाता है। डार्क नाइट के बॉडी के बहुत सारे जगहों पे हम लोग को काट दिखाया जाता है। डार्क नाइट बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि ना, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी झाओ के ये वाले अटैक के कारण हम लोग को दिखाया जाता है कि झाओ के स्टेटस विंडो में वार्निंग शो होता है। बताया जाता है कि डार्क नाइट अपने वायलेंट मोड में एंटर हो रहा है और इस नोटिफिकेशन के साथ ही अभी हम लोग को डार्क नाइट को भी दिखाया जाता है। डार्क नाइट के सिर से अभी और भी ज्यादा टेंटिकल बाहर की ओर निकालने लगते हैं और देखते ही देखते अभी डार्क नाइट
पूरी तरीके से एक ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर बन जाता है। डार्क नाइट अभी हंसते हुए बोलने लगता है कि तुमने जो कुछ भी किया है उन सभी चीजों के लिए अभी पे करोगे, तो आगे से जाओ। अभी उंगली करते हुए डार्क नाइट से बोलने लगता है कि क्या पे करूंगा मैं तुम्हें, और वैसे भी तुम्हारा ये जो आखिरी चेहरा है इसे देखने के बाद मुझे उल्टी आ रही है, मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है। झाओ की जो एटीट्यूड है वो देखने के बाद डार्क नाइट अभी अपने साइड में देखता है, जहाँ पे हम लोग को झाओ के फॉरबिडन वेपन को दिखाया जाता है। झाओ अभी अपने उंगलियों से इशारा करते हुए फॉरबिडन वेपन को एक्टिवेट कर लेता है और देखते ही देखते वेपन बहुत ही तेजी से एक चक्के की तरह घूमते हुए एकदम सीधा जो डार्क नाइट है उसके ऊपर लॉन्च हो जाता है। और इसकी वजह से अभी तो यहाँ पे बहुत ही जोरदार एक धमाका भी होता है। झाओ को अभी दोबारा से नोटिफिकेशन मिलता है, वर्ल्ड बॉस को मारने के लिए कांग्रेचुलेशन, और एक सिस्टम अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी रिलीज होगी। और क्या आप चाहते हैं आपका ये जो अनाउंसमेंट है वो बिना पहचान के रिलीज हो? एंड झाओ अभी मुस्कुराते हुए यस पर ही क्लिक करता है। तो वैसा ही होता है। सिस्टम में दिखाया जाता है कि झाओ के नाम की जगह पे ये लिखा हुआ आता है कि एक मिस्ट्रेस प्लेयर जिसने की डार्क बॉस को हराया। डार्क नाइट बॉस को हराने के कारण अभी झाओ को एक गोल्डन ट्रेजर चेस्ट मिलता है। झाओ अभी जैसे ही ट्रेजर चेस्ट को ओपन करके उसके अंदर का रिवार्ड देखता है तो झाओ पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। झाओ के सामने अभी दोबारा से एक और नोटिफिकेशन आता है जो कि बेसिकली एक हिडन क्वेस्ट का होता है, जहाँ पे झाओ को ड्रीमलेस विलेज के अंदर जाके साओ नाम की किसी एक लड़की को एक अनडिलीवर्ड लेटर को देना होगा। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को वही थीप मेंटर जहाँ पे रहता है उसी जगह के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे बार काउंटर में बहुत सारे लोग आपस में ही जो हिडन क्वेस्ट है उसके बारे में बातें कर रहे थे। इसी जगह पे हम लोग को जो थीप मेंटर है उसको अभी अपने स्टेटस विंडो में टाइम को देखते हुए दिखाया जाता है। थीप मेंटर अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि अभी तो लगभग 2 घंटे भी हो गए, तो मुझे लगता है कि झाओ अभी तक तो गिव अप कर चुका है। मेंटर अभी अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय झाओ बहुत ही ज्यादा जोर से दरवाजे को खोल के अभी अंदर की ओर आने लगता है। मेंटर बेचारा पूरी तरीके से घबरा जाता है। आगे से झाओ अभी एक पोटली को देते हुए मेंटर से बोलने लगता है कि ये रहा तुम्हारा 500 गोल्ड कॉइन, और इसके बदले में एक जगह के बारे में पूछताछ करना चाहता हूँ। तो आगे से मेंटर भी बोलता है कि बहुत ही बढ़िया बच्चे, तो पूछो, तुम्हें जो जानना है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो आगे से झाओ उसी लेटर को बाहर की ओर निकालते हुए अभी पूछने लगता है कि इस लेटर के अंदर जो ड्रीमलेस नाम के विलेज के बारे में बताया गया है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? मतलब इसके लोकेशन के बारे में क्या तुम्हें पता है? तो आगे से मेंटर अभी लेटर को देखते हुए बोलता है ड्रीमलेस विलेज, और इसके साथ ही अपने हाथ में जो अल्कोहल है उसका भी एक चुस्की लेता है। इसके बाद ही बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए झाओ से पूछने लगता है कि बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि इन लोगों का कोई भी ड्रीम नहीं होता? तो इसका आंसर है कि बेसिकली जो लोग मारा जा चुके हैं, और ये जो ड्रीमलेस विलेज है इसे अभी के टाइम पे विलेज ऑफ द डेथ के नाम से जाना जाता है। मेंटर की इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओ भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। क्या विलेज ऑफ द डेथ? मेंटर अभी झाओ से बोलने लगता है कि तुमको इस विलेज में जाने के लिए बिगिनर विलेज के वेस्ट की तरफ 30 माइल तक जाना होगा। वहाँ पे तुम्हें एक टनल भी दिखेगा जो कि तुम्हें एकदम सीधा ड्रीमलेस विलेज तक लेके जाएगा। और ये जो ड्रीमलेस विलेज है ये एक तरीके का डंजन है जो कि हर रोज सिर्फ मिडनाइट को ही ओपन होता है। और वहाँ पे जो लोएस्ट लेवल का मॉन्स्टर है वो लेवल 25 का मॉन्स्टर है जो कि एक तरीके का नाइट है। और वहाँ का जो बॉस मॉन्स्टर है उसका लेवल 30 है। इन सभी जानकारियों को देने के बाद अभी जो मेंटर है वो झाओ से तो अभी ये भी बोलता है, तुम्हें पता है ड्रीमलेस विलेज डंजन कोई आम डंजन नहीं है, वो एक्चुअली में एक चांस डंजन है। वहाँ पे तुम्हें सिर्फ किल करके मॉन्स्टर को हराना नहीं है, वहाँ पे तो जाके तुम्हें सही चॉइस भी करना होगा। और अगर तुम सक्सेसफुली ये सब कुछ कर पाए तो शायद से तुम्हें तुम्हारे हिडन क्वेस्ट में शायद से एक प्रोफेशन चेंज टोकन भी मिल सकता है। लेकिन जो ड्रीमलेस विलेज है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह है और मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा। लेकिन अभी मेंटर आगे कुछ और कह पाता उससे पहले ही झाओ अभी मेंटर को थैंक यू बोलते हुए यहाँ से जाने लगता है। तो पीछे से मेंटर बोलता है कि अरे मेरी बात सुन के तो जाओ। लेकिन झाओ एक भी बात नहीं सुनता, वो अपने मुट्ठी को कसते हुए यहाँ से जाने लगता है। और जाते जाते अपने मन में ही सोचता है कि वहाँ पे लेवल 25 का मॉन्स्टर है, तो मुझे जाने से पहले बहुत सारे तैयारियों को करके जाना होगा। और चलो मेरे प्रोफेशन का ये जो बेकार सा नाम है थीप, इसे चेंज करते हैं। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को कुछ देर बाद झाओ को ड्रैगन एम्पायर बिल्डिंग के पास दिखाया जाता है। और ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर बहुत सारे आइटम मिलते हैं। तो झाओ अभी बिना किसी देरी किए बिल्डिंग के अंदर आने लगते हैं। झाओ अभी सामने की ओर अपनी बहन और अपनी बहन के साथ एक लड़की को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। झाओ अभी अपने मन में ही बोलता है कि आखिरकार मेरी बहन के साथ ये उच्च लड़की क्या कर रही है। इसी समय झाओ की सिस्टर भी अभी झाओ को पहचान लेती है। झाओ से पूछने लगता है कि झाओ आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम्हारा आउटफिट, क्या तुम कोई एसासिन प्रोफेशन को अवेकनिंग किए हो? तो अपनी बहन के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओ अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि मर गया मैं आने से पहले यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए जो मास्क था उसे पहना तो भूल ही गया। झाओ अभी परेशान होते हुए इन सभी बातों को सोच ही रहा
था इसी समय झाओ की सिस्टर के साइड में जो एक और लड़की थी वो अभी झाओ के पास जाके झाओ से क्वेश्चन करने लगती है कि क्या तुम्हारा ये जो हेवी शॉट है वो 2 डैगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो झाओ भी बोलता है कि माइंड योर बिजनेस, ज्यादा उछलो मत, नहीं तो मैं तुम्हारे पीछे से डैगर से हमला कर दूंगा। तो अभी इन दोनों को एक दूसरे को इस तरीके से ताना मारते हुए देखने के बाद झाओ की सिस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। चिल्लाते हुए अभी दोनों से बोलने लगती है कि साले तुम दोनों जब भी एक दूसरे को देखते हो तब भी एक दूसरे के साथ इसी तरीके से ही तानाबाजी करने लगते हो, कभी तो चुप हो जाया करो। झाओ की सिस्टर अभी झाओ से बोलने लगती है कि मैं कुछ आइटम तुम्हें खरीद के देती हूँ जिससे कि तुम्हारे बिगिनर फेज में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन झाओ आगे से साफ साफ बोलता है कि नहीं चाहिए। झाओ की इस बात को सुनने के बाद जियांग शायू अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलने लगती है कि अगर तुम अपनी सिस्टर की मजाक उड़ाने की कोशिश की तो तुम वहीं पे मारा जाओगे। तो अभी झाओ पूरी तरीके से डर जाता है। झाओ अभी कपकपाती हुई आवाज में अपनी सिस्टर से बोलने लगता है कि हाँ, लेकिन ज्यादा एक्सपेंसिव कोई भी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। झाओ का बस इतना ही कहना था। अभी झाओ की सिस्टर जल्दी से यहाँ पे जो एक लड़की काम करती है उसे बोलने लगती है कि सिस्टर यहाँ पे असैसिन के लिए जो बेस्ट आइटम है उसे दिखाओ। तो अभी काम करने वाली लड़की झाओ से बोलने लगती है कि सर आप इधर आइए। दूसरी ओर वे दोनों मिलके झाओ के लिए उसके आउटफिट को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद अभी झाओ एक ड्रेस को पहन के बाहर आता है और जैसे ही कैमरा एंगल सामने की ओर जाता है तो झाओ का जो ड्रेस है वो हम लोग को दिखाया जाता है। और झाओ का ये जो ड्रेस है ये थोड़ा सा स्टार फिश की तरह दिख रहा था और ये जो ड्रेस है ये एक परफेक्ट लेवल का ड्रेस होता है, परंतु इसका जो इंटेलिजेंसी है वो -50 हो जाता है। मतलब इसे पहनने के बाद झाओ की इंटेलिजेंसी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन इस ड्रेस का जो एट्रीब्यूट है वो ये होता है कि झाओ इस ड्रेस को पहन के पानी के अंदर डुबकी लगा सकता है, मतलब पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। झाओ को अभी एक और ड्रेस पहनाया जाता है जो कि देखने में किसी बकरी जैसा लग रहा था, वो भी लाल कलर की। लेकिन इन सभी ड्रेसों के अंदर कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता है, लेकिन मैं उन सभी चीजों को स्किप कर दे रहा हूँ। बस इतना सुन लो, ये सभी जो ड्रेस है इन सभी का ही प्राइस 2 लाख गोल्ड कॉइन होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद अभी झाओ को एक ऐसा ड्रेस पहनाया जाता है जिसके कारण अभी झाओ का जो हाइट है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। झाओ को देखने के बाद कोई भी अभी एक ही बात बोलेगा, ये तो ब्लू माइकल है। झाओ की सिस्टर अभी जियांग सायू से पूछने लगती है कि झाओ की जो हाइट है वो इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गया। दूसरी ओर जियांग सायू जो कि अपने चेहरे को छुपाते हुए फिक फिक करके हंस रही होती है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को सीधा 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। तो फाइनली झाओ को हम लोग को एक आउटफिट में दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कूल भी लग रहा होता है। तो मैं इस ड्रेस का पूरा हिस्सा स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ और उसके साथ ही आप लोगों को यहाँ पे कौन सा पार्ट क्या चीज है और क्या क्या एट्रीब्यूट है वो भी देखने के लिए मिलेगा, वो भी प्राइस समेत। तो आप लोगों को अगर देखना है तो पॉज करके देख सकते हो। और हाँ, अगर अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक ठोक देना। सो बैक टू द स्टोरी। झाओ की सिस्टर अभी फाइनली झाओ के लिए यही ड्रेस को चूज कर लेती है। जियांग सायू अभी झाओ की सिस्टर से बोलने लगती है कि तुमने बढ़िया चूज किया। तो झाओ की सिस्टर बोलती है कि हाँ, और इसमें मेरा भाई और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। झाओ की सिस्टर अभी रिसेप्शनिस्ट से पूछने लगती है कि आखिरकार कितना हुआ। तो रिसेप्शनिस्ट कैलकुलेट करके बताती है कि 18,89,999 गोल्ड कॉइन। जियांग सायू अभी झाओ को ताना मारते हुए दोबारा से बोलने लगती है कि वाह, देखो तुम्हारी सिस्टर दोबारा से तुम्हारी खातिरदारी कर रही है। झाओ अभी टाइम को देखता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलता है कि अभी तो मुझे आइटम भी मिल चुके हैं, तो चलो मुझे उस जगह के लिए अभी निकलना होगा। और इस सोचने के साथ ही अभी अपनी सिस्टर से टाटा बाय बाय करते हुए यहाँ से जाने लगता है। झाओ की सिस्टर भी पीछे से बोलती है कि ज्यादा लेट मत करना। सीन चेंज हो जाता है, रात हो जाती है। अभी हम लोग को ड्रीमलेस विलेज एंट्रेंस के लिए जो टनल है उसी का ही सीन दिखाया जाता है। देखते ही देखते झाओ अभी इसी टनल के माध्यम से ड्रीमलेस विलेज का जो एंट्रेंस है वहां पे आ जाता है और इसके साथ ही सामने की ओर का जो नजारा है उसे देखते हुए बोलने लगता है कि तो यही है ड्रीमलेस विलेज। झाओ को अभी नीचे की ओर 3-4 बच्चे को एक साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो झाओ अभी बोलने लगता है कि क्या ये विलेज लाइव प्लेस नहीं था, तो आखिरकार बच्चे कैसे खेल रहे हैं। देखते ही देखते अभी झाओ के स्टेटस विंडो में ये जो विलेज है इसके बारे में बहुत सारे जानकारी आने लगते हैं। तो झाओ अभी बिना किसी देरी करे एकदम सीधा सीढ़ियों से नीचे की ओर आने लगता है। झाओ अभी एक बैरियर को क्रॉस करके विलेज के अंदर घुस जाता है और इसके साथ ही अपने सामने बच्चों को इतनी रात को खेलते हुए देखने के बाद झाओ अपने मन में ही बोलने लगता है कि यहाँ पे तो लेवल 25 to 30 लेवल के मॉन्स्टर है, तो ये बच्चे आखिरकार ये बच्चे कहाँ से आए। झाओ अभी अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय झाओ सामने की ओर देखता है कि एक बच्चा खेलते खेलते अभी नीचे की ओर गिर जाता है। झाओ भी परेशान होते हुए जल्दी से बच्चे के पास जाता है। बच्चे से पूछने लगता है कि हे, क्या तुम ठीक हो। तो बच्चा आगे से बोलता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तो झाओ अभी जैसे ही बच्चे को उठाता है तो बच्चे को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से एक स्केलेटन होता है। बच्चा अभी झाओ को उसकी मदद करने के लिए बोलता है कि थैंक यू बड़े भाई। देखते ही देखते अभी इस गांव में जो कुछ भी सीन हुआ था वो सभी अभी झाओ के सामने दोबारा से रिपीट होने लगते हैं। मतलब झाओ की आंखों में वो सभी भी सीन आने लगती है।
और अभी का जो सिचुएशन है ये सभी देख के बस एक ही बात याद आ रहा है, सोनी टीवी या सोनी कुछ में तो होता था, अरे जहाँ पे संडे को हर रात आहट नाम के भूतों के एपिसोड आते थे ना, जहाँ पे ऐसा ही सीन दिखाते थे कि किसी एक गांव के सभी लोग पहले ही मारा जा चुके हैं और जब उसी गांव में टूरिस्ट के लिए मतलब घूमने के लिए कोई शहरों से लोग जाता था तो रात में उन लोगों के ऊपर झपाट्टा मारते थे। बस यहाँ का सीन एकदम वैसा ही है, लेकिन इसे डंजन कहा गया है। तो बैक टू द स्टोरी, अभी झाओ के स्टेटस विंडो में दोबारा से एक क्वेस्ट आता है जहाँ पे बताया जाता है कि जो नाइट गोस्ट है उसे मारो और जो रियल ड्रीमलेस लैंड है वहां पे जाओ। तो झाओ अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने पास से अपना जो रेड शॉट है उसे बाहर कर निकालने लगता है और गाली देते हुए बोलने लगता है कि साले तुम सभी अपने आप को नाइट कहलाते हो और तुम लोग किसी आम लोगों को इस तरीके से मारते हो। झाओ की इस बात को सुनने के बाद वेसाबी नाइट अभी रुक जाता है। देखते ही देखते झाओ के अड़घोर के देखता है वेसाबी के चेहरे अभी पूरी तरीके से स्केलेटन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखते ही देखते झाओ के स्टेटस विंडो में दोबारा से नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। बताया जाता है कि ऐसा भी नाइट गोस्ट है, लेवल 25 है, लाइफ 4000, मैजिक 2000, स्किल 2 ही है, चार्ज एंड जाम स्लैश। और इसके साथ ही ये भी बताया जाता है कि कभी कभी बेसबी नाइट चोट की तरह बिहेवियर भी करते हैं। देखते ही देखते बेसबी स्केलेटन गोस्ट नाइट अभी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ झाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन झाओ जो कि आगे से अपना जो स्टील्थ टेक्निक है उसे यूज करता है और देखते ही देखते इन सभी नाइटों के सामने से पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है। एक गोस्ट नाइट जो कि झाओ के परछाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन झाओ एक ही झटके में उसके सिर को बीच में से ही 2 हिस्सों में काट देता है और देखते ही देखते झाओ अभी उस नाइट के पीछे आ जाता है। तो झाओ को अभी देखने के बाद सभी नाइट दोबारा से झाओ के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं, लेकिन झाओ यहाँ पे अपने शॉट को कस के पकड़ता है और बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ चांदू के चाचा की तरह बहुत ही ज्यादा तेजी से एक ही स्लैश में इन सभी नाइटों को मार देता है। इन सभी नाइटों को मारने के बाद झाओ के पास दोबारा से उसका स्टेटस विंडो पॉपअप होती है। बताया जाता है कि उसने इन सभी गोस्ट किलरों को मार दिया है। झाओ का लेवल अभी 20 भी हो जाता है। झाओ अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ इन सभी नाइटों से बोलता है कि तुम सभी मरना ही डिजर्व करते हो। झाओ अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था, इसी समय झाओ के पास दोबारा से एक और स्टेटस विंडो पॉपअप होती है जहाँ पे ये बताया जाता है कि जो हिडन क्वेस्ट है वो कंप्लीट होने के बाद वो अपने आप ही रिलीज होगा। देखते ही देखते झाओ के पैरों के तले जमीन पूरी तरीके से वाइब्रेट होने लगती है। देखते ही देखते झाओ के पास एक और नोटिफिकेशन आता है। झाओ को अभी दूसरा क्वेस्ट मिलता है जो कि होता है अनडेड बॉस को मारो। झाओ की आंखों के सामने एक हाथ जमीन को चीरता हुआ ऊपर की ओर आता है। देखते ही देखते अभी अनडेड किंग मतलब एक बहुत ही बड़ा और ह्यूज स्केलेटन झाओ के सामने अपेयर हो जाता है। नोटिफिकेशन आता है, बताया जाता है कि ये एक अनडेड लॉर्ड है, लेवल 30 है, लाइफ 1 लाख और मैजिक 8000, स्किल होता है डार्क ऑर्ब और डिस्पर्स द वीक। अभी अनडेड लॉर्ड चिल्लाते हुए झाओ से बोलने लगता है कि मैं इमॉर्टल लॉर्ड हूँ और मेरे पास सुप्रीम अथॉरिटी है। अनडेड लॉर्ड अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन झाओ जो कि 10 स्टेप 1 फैटल स्ट्राइक अटैक करके सीधा उसके कोड के ऊपर अटैक कर देता है और एक ही झटके में अनडेड लॉर्ड को यहाँ पे मार देता है। तो अभी अनडेड लॉर्ड को मारने की वजह से झाओ को बहुत सारे रिवॉर्ड मिलता है। झाओ को तो अभी एक स्किल भी मिलती है जिसका की नाम होता है गोस्ट स्टेप्स, और अगर मैं हिंदी में इसे ट्रांसलेट करके बोलूं तो शायद से नाम होगा भूतेली चाल। और इसके साथ ही ड्रॉप के तौर पे अभी झाओ को ब्रोकन लॉर्ड हेलमेट नाम का एक हेलमेट मिलता है और इसका बस एक ही काम है, इसको दिखाते हुए झाओ किसी को ये बता सकता है कि क्या बोलते आप उन्हीं अनडेड लॉर्ड को मारा है, पता है ना। सो अभी इन सभी चीजों को कलेक्ट करने के बाद झाओ अभी गाँव के थोड़ा सा सामने की ओर जाने लगता है। देखते ही देखते वो एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे सामने की ओर बहुत सारे लोगों के समाधि होते हैं। इसी जगह पे हम लोग को एक बच्ची को भी दिखाई जाती है, नाम होती है साहुई एंड इसको ही हिडन जो क्वेस्ट था उसके मुताबिक लेटर को देना होगा। तो अभी हम लोग को शाओ को उसके माता पिता के ग्रेव के सामने बैठे बैठे रोते हुए दिखाई जाती है। झाओ अभी उसके पास आके साउ से पूछने लगता है कि लिटिल सिस्टर क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हारा नाम ही शाओ है। तो अभी साउ पीछे की ओर घूमते हुए झाओ से बोलने लगती है कि हाँ बड़े भाई मेरा नाम ही शाओ है। तो आगे से झाओ अभी साउ से बोलने लगता है कि तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें वो चीज देने के लिए आया हूँ। लेकिन झाओ अभी साउ को वो लेटर दे पाता उससे पहले झाओ के बैक साइड में जो लाल कलर की डिमांड नाइट का शॉर्ट है उसे देखने के बाद साउ पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। झाओ को अभी उन्हीं लोगों में से एक जन सोचने लगती है। झाओ को अभी दोबारा से नोटिफिकेशन मिलता है कि तुम शाओ यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाए हो और इसके साथ ही यहाँ पे हम लोग का सायु का लेवल, स्किल या फिर रैंक जो भी है उन सभी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। उन सभी चीजों पर बस क्वेश्चन मार्क दिखाया जाता है। शाओ यू अभी दौड़ के झाओ से दूर जाने लगती है। झाओ पीछे से चिल्लाते हुए शाओ यू बोलने लगता है कि अरे रुको, और मैं कोई बैड पर्सन नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। शाओ के पास दोबारा से नोटिफिकेशन आता है कि झाओ यू का जो फेवरेबल इंप्रेशन है वो उसके प्रति 0 हो चुका है। शाओ यू अभी झाओ से थोड़ी दूरी पे आके अपनी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनॉर्मस सारा रिलीज करने लगती है और देखते ही देखते अपने मैजिक पावर के माध्यम से इस ग्रेप के अंदर मतलब इस जगह पे जितने भी ग्रेप्स थे उन सभी के अंदर से जितने भी विलेजर्स थे उन सभी को एक अनडेड की तरह मतलब ज़ॉम्बियों की तरह सामन कर लेता है। शाओ यू अभी चिल्लाते हुए यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बी टाइप है
है उन सभी से बोलती है कि ये जो पर्सन है ये एक बैड पर्सन है, मैं दोबारा से अपने गाँव वालों को हर्ट नहीं होने दे सकता। तो अंकल्स इसे आके पकड़े। देखते ही देखते सभी ज़ॉम्बी टाइप अनडेड अभी झाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। झाओ जो कि अपने शर्ट को पकड़ते हुए अभी अपने मन में ही सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं इन सभी के साथ फाइट करूं और इन सभी को यहाँ पे मार दूं। लेकिन इसी समय झाओ को थीप मेंटर की कही हुई बातें याद आने लगती है। झाओ को अभी समझ आ जाता है कि उसे इन लोगों के साथ यहाँ पे फाइट नहीं करना है, बस अपने आप को इन लोगों के हाथों सबमिट कर देना है। तो झाओ अभी ऐसा ही करता है, इन लोगों के साथ फाइट नहीं करता, बस चुपचाप एक ही जगह पे खड़ा हो जाता है। झाओ के आसपास जितने भी अनडेड थे सभी झाओ को चारों ओर से घेर लेते हैं। कुछ देर बाद अभी झाओ को आवाज सुनाई देती है, ट्रैवलर तुमने अपना जो गुड विल है उसे शो किया है। और इस आवाज को सुनने के बाद झाओ धीरे धीरे करके अपनी आंखें ओपन करता है। झाओ अभी अपने सामने एक लड़की को देखता है जो कि आसमान से उड़ता हुआ अभी उसके सामने ही आके खड़ी हो जाती है। लड़की को देखने के बाद झाओ अभी प्लस करने लगता है और इसके साथ ही अपने मन में ही सोचता है कि आखिरकार ये कौन है। झाओ ये सोच ही रहा था, लेकिन अभी लड़की को देखने के बाद शाओयू दौड़ते हुए उसके पास जाती है और बोलने लगती है कि सिस्टर क्वीन आप आ गई है, फाइनली आप यहाँ पे आ चुके हैं। तो सिस्टर क्वीन मतलब जो क्वीन नाम की लड़की है वो अभी उसे सहलाते हुए बोलने लगती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अभी सामने की और का जो सिचुएशन है उसे देखने के बाद झाओ भी अभी आगे से और कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन झाओ अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है कि सच में ये लड़की बहुत ही ज्यादा कोल्ड है और इसे अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से बच्चों के साथ बात की जाती है। लेकिन जैसा भी हो मुझे इस लड़की को देखने के बाद कुछ अजीब सा ही फील हो रही है, और फील क्या हो रही है वो तो आप लोग झाओ का जो शकल है उसे देख के अंदाजा लगा ही सकते हो। झाओ अभी अपने मन ही मन इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय शाओयू जो कि क्वीन से बोलने लगती है कि सिस्टर आप मेरी मदद करें इस बैड पर्सन को सबक सिखाने के लिए। तो क्वीन अभी शाओयू से बोलने लगती है कि शाओयू शायद से तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और इसके साथ ही अभी झाओ से भी माफी मांगने लगती है। बोलने लगती है कि इस बच्ची को माफ कर देना। झाओ के पास दोबारा से एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि तुम एक और साइड क्वेस्ट को ओपन कर सकते हो अगर तुम शाओयू से उसके पास्ट के बारे में पूछोगे तो झाओ अभी ऐसा ही करता है। तो आगे से क्वीन बताने लगती है कि ऑब्वियसली शाओयू के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं होगा। कुछ दशकों पहले ये एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गाँव हुआ करता था। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते थे, जहाँ पे शाओयू का फैमिली उतना भी ज्यादा रिच नहीं था, लेकिन फिर भी वे लोग खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है जब शाओयू अपनी मम्मी पापा के साथ जंगलों के रास्ते से घर जा रहे थे, तब उसे रास्ते में बहुत सारे जख्मी हुए नाइट दिखे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे सभी नाइट इंसानी चेहरे में डीमैन है। क्वीन के मुंह से अभी इन सभी कहानियों को सुनने के बाद झाओ अभी नीचे से एक हेलमेट को उठा लेता है और इसके साथ ही पूछने लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो थोड़ी देर पहले मैं जितने भी मॉन्स्टरों को मारा, क्या तुम उन सभी के बारे में ही बातें कर रही हो? तो आगे से क्वीन बोलती है कि हाँ मैं उन सभी मॉन्स्टरों के बारे में बातें कर रही हूँ, वे सभी एक तरीके से डीमन थे। अभी अपने पास्ट के बातों को याद करने के बाद शाओयू भी अभी फुट फुट के दोबारा से रोने लगती है। तो बेसिकली शाओयू को अभी ये लग रही होती है कि इस गाँव के लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बस उसकी ही गलती है। देखते ही देखते झाओ के स्टेटस विंडो में दोबारा से नोटिफिकेशन पॉप अप होता है। बताया जाता है कि शाओयू बहुत ही ज्यादा उदास हो चुकी है, वो अपनी सैडनेस को और ज्यादा कंटेन नहीं कर सकता। शाओयू की बॉडी के आसपास हम लोग को बहुत ही ज्यादा ऑरा दिखाया जाता है। क्वीन अभी झाओ से बोलने लगती है कि बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, शाओयू बेजर्क मोड में जा रही है। शाओयू की बॉडी के आसपास हम लोगों को टॉर्नेडो जैसा ऑरा मतलब एक स्टॉर्म को दिखाया जाता है। क्वीन अभी झाओ से बताती है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम इसके चपेट में आ गए तो तुम अपनी जिंदगी भर इसी विलेज के अंदर एक अनडेड की तरह रहोगे। और ये बोलने के साथ ही अभी क्वीन खुद शाओयू को रोकने के लिए जाने लगती है, लेकिन इस समय झाओ क्वीन के हाथ को पकड़ लेता है और इसके साथ ही क्वीन से ये पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ इस जगह से नहीं जाने वाली हो? तो क्वीन झाओ से बोलने लगती है कि नहीं, मैं इस बच्ची को यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं शाओयू को किसी भी तरह सेव करूंगी। क्वीन की इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओ अभी क्वीन को पीछे की ओर कर देता है और बोलता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं उसे बचा के लेके आता हूँ। देखते ही देखते झाओ अभी स्टॉर्म के अंदर जाने लगता है। झाओ को ये करता हुआ देखने के बाद क्वीन भी अभी झाओ के प्रति बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होने लगती है। झाओ अभी बहुत ही मुश्किल से शाओयू के पास जाता है और इसके साथ ही अपने पास से वही लेटर को बाहर की ओर निकाल के शाओयू को दिखाने लगता है। शाओयू भी इस लेटर को देखने के बाद थोड़ा सा शांत हो जाती है और इसके साथ ही लेटर को खोल के पढ़ने लगती है। लेटर को पढ़ने के बाद साथ से शाओयू की कोई अधूरा मकसद पूरा हो जाती है। पता नहीं सीन क्या है, लेकिन शाओयू की जो बॉडी है वो धीरे धीरे करके वैनिश होने लगती है और जाते जाते झाओ को थैंक यू भी बोल के जाती है। शाओयू को अभी यहाँ से वैनिश होता हुआ देखने के बाद पीछे की ओर क्वीन को भी दिखाई जाती है, जिसकी आंखों से आंसू आने लगती है। वो अभी शाओ को अपने मन ही मन थैंक यू बोलती है। सीन चेंज हो जाता है, सुबह हो जाती है। अभी हम लोग को झाओ एंड क्वीन को एक अलग ही जगह पे दिखाए जाते
जाते हैं, जहाँ पे क्वीन उसकी मदद करने के लिए झाओ को एक टोकन जैसा कुछ देने लगती है। तो बेसिकली ये एक बैच टाइप होता है, इसके माध्यम से झाओ अपना जो प्रोफेशन है उसे चेंज कर सकता है। तो यार देखो, बहुत देर से पकड़ पकड़ कर लिए, तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है और अगर आप लोग को इसके नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, तो मैं ये वाली वीडियो में 100 कमेंट एम करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कर देंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।